हेलो एवरीवन। तो आज हम बात टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं टॉपिक यहाँ से हम जनरली चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। द टुडेस टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। देखिए, लॉज ऑफ मोशन के बारे में अगर मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमें पता होना चाहिए फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स, राइट। हमें पता होना चाहिए फोर्स होता क्या, ठीक है। डिफाइन करना चाहूँ तो हाउ कैन आई डिफाइन फोर्स? So we can define force that it is an effort. क्या बोलेंगे इसको? Effort in the form of push or pull. In the form of push और pull. जो एफर्ट जो कि पुश और पुल के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और फोर्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले एक हमारा जो फोर्स होता है, दैट इज योर डिस्टेंस फोर्स। कैसा फोर्स? डिस्टेंस फोर्स। और एक और हमारा फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। कौन कौन से? डिस्टेंस फोर्स और कॉन्टेक्ट फोर्स। तो डिस्टेंस फोर्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम। डिस्टेंस फोर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है कि ऐसा फोर्स जिसमें कि हमें फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसमें हमें फिजिकल कॉन्टेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा फोर्स हमारा कौन सा होता है? डिस्टेंस फोर्स। एग्जाम्पल में आप लिख लो इसमें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जितने भी फोर्स हैं, ये सभी फोर्स कहते हैं दीज फोर्सेस आर द पार्ट्स ऑफ दिस डिस्टेंस फोर्स। अच्छा, कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स जिसमें कि कॉन्टेक्ट हो, जैसे इसके एग्जांपल लिखिए, जिसमें कि क्या हो? कॉन्टेक्ट हो। कैसा कॉन्टेक्ट? फिजिकल कॉन्टेक्ट। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? इसके एग्जांपल लिखो आप। फिजिकल फोर्स, आपको पता है फिजिकल फोर्स, बिल्कुल पता होगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, और इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स। तो ये सभी प्रकार के कैसे हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कहते हैं बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पे इनर्शिया, ठीक। चलिए लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बताएंगे आप लोग? ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। इनर्शिया एक्चुअली क्या है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। अब इस शब्द का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो बाई बर्थ। कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो बाई बर्थ, यानी हर बॉडी में इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी। इनर्शिया इज ऑलवेज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब कैसी बर्थ और बाई प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, और कैसे भी बोल सकते हैं, इट ऑफर्स, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस और लेट्स से अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट को ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ। इनर्शिया टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय गैलीलियो। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इनर्शिया का यूज किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। इनर्शिया जो होती है वह तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन,
और एक होती है इनर्सी ऑफ डायरेक्शन। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, बॉडी डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में। मतलब बॉडी अपनी जो जो पोजीशन है वो बदलना नहीं चाहती। मतलब बॉडी कैसे पोजीशन करती है, बॉडी अपोज द मोशन, चेंजिंग स्टेट। सो सपोज अ बॉल, दिस इज द बॉल, मान लीजिए गेंद है और ये रेस्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है अभी 0 है। तो अभी अगर आप इसको पुश करोगे यहाँ से तो ये हिलना नहीं चाहेगी, ये रेस्ट में रहना चाहेगी। इसी तरह से एक की बॉल है जो कि मोशन में, ये मूव कर रही है। तो ये बॉल जो है ये रुकना नहीं, मान लीजिए आपने यहाँ पे पोजीशन किया तो अगर ये पोजीशन अच्छा नहीं होगा तो बॉल इसको क्रॉस कर जाएगी। अगर ये मान लो हार्ड बॉल है तो बॉल इसको टकरा के दी जाएगी, तो इमोशन होगा। और इसी तरह से डायरेक्शन के लिए मान लीजिए आप एक बॉलर है यहाँ पे, उसने गेंद फेंका यहाँ से, उसने ऐसे गेंद फेंका तो यहाँ पर एक बैट्समैन खड़ा है अपने बैट के साथ। ठीक, अब उस क्या करेगा, वो बॉल को हिट करेगा तो ही इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि बॉल इधर जा रही थी, अब इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, फिर से डालो अपने कॉपी में, लिखो रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। क्या टॉपिक है? टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर लिख लो आप कि मास ऑफ बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे? किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कैसा होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो उसके इनर्शिया को नापता है। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी ऐसे बोल दो अ बॉडी विद ग्रेटर मास, ऐसी बॉडी जिसका मास ज्यादा होगा सोर्स ग्रेटर इनर्शिया, वो ऐसी बॉडी क्या शो करेगी, इट सोर्स ग्रेटर इनर्शिया। ठीक, तो बॉडी विद ग्रेटर मास सोर्स ग्रेटर इनर्शिया, तो जिसका मास ज्यादा होगा इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। समझ में आ गया? ठीक, अच्छा, एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो मास की क्या होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, तो इनर्शिया की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी। ठीक, सीजीएस ग्राम होती है तो आपको पता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मोमेंटम। लेकिन जान लो कॉपी में मोमेंटम के बारे में। चलो जानते हैं, समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे समझते हैं, व्हाट इज मोमेंटम एक्चुअली? तो अगर मोमेंटम को समझना है तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के पास जितना मोशन होता है, जितनी क्वांटिटी, इतना अमाउंट ऑफ मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक, मोमेंटम को अगर मैं दिखाऊं तो पी बराबर फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पी बराबर जनरल सेंस में हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है, एमवी होता है। हालांकि ये जो होता है दिस इज योर लीनियर मोमेंटम, तो कैसा बेटा होता है, ये आपका लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक, और एक और बात जान लो, एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, निकालोगे आपको कि मैं निकालू डायमेंशन? चलो मैं ही निकालता हूँ। देखो यहाँ पे एक कलर मैं चूज कर लेता हूँ, कोई दूसरा कलर ताकि उसको समझ में आ जाए आपको। तो लेट्स से मैं ग्रीन, तो ग्रीन नहीं चला पाऊंगा, तो अगर मैं इसको चूज करूँ शायद चल जाएगी लाइट ब्लू, तो ये चलेगा। ठीक है, तो इसका डायमेंशन अपने को देखना है, थोड़ा सा इसको मोटा लेते हैं, पता चल रहा है डायमेंशन। ठीक, डायमेंशन कैसे देखेंगे, तो डायमेंशन पता है आपको एम, और वी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो इसका डायमेंशन हो गया एम एल टी। ठीक, अब आगे बढ़िए, अपना हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन
लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के नियम पढ़ने में, ठीक। और ये जितने भी नियम, जितने भी आप पढ़ने जा रहे हैं नियम, ये सारे नियम जो है, दीज आर दी पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये सारे भी नियम जो है ये किसके हिस्सा है? क्लासिकल मैकेनिक्स के हिस्से हैं, ठीक। अब इसमें जो साइंटिस्ट का नाम था वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है तीनों लॉ, ये मतलब इसको समझ लीजिए बेस बनाते हैं एक तरह से, है ना। तो तीन तरह के लॉ है इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ होगा, इसमें हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, और इसमें थर्ड लॉ पढ़ेंगे, ठीक। मैं एक बार बता दूं, इन जनरल अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सेकेंड लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ध्यान देना इस बात को बच्चों। अ, हाँ, सेकेंड लॉ को मैं क्या बोलता हूँ? सेकेंड लॉ को हम लोग यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं? बिकॉज फ्रॉम द सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिविजिबिलिटी। क्योंकि इसकी मदद से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। थर्ड लॉ तो आपको पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये आपको पता है, एक्शन और रिएक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। इन जनरल आप तीनों लॉ को यहाँ से समझ चुके हैं, ठीक। तो डिटेल में बात कर लेते हैं आगे चलते, तो डिटेल फर्स्ट लॉ मोशन हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। कॉपी साथ रखिए अपने, उसी के बेसिस पे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉपी जरूरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट, लिखो, एवरी बॉडी continues its state of rest or of uniform motion until and until unless compelled by compelled by some external force। जब तक कोई बाहरी फोर्स के न लग जाए, तो तब तक वो अपनी स्टेट को नहीं बदलेगा। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब इसका जो मेन काम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मेन काम क्या है? ये फोर्स को डिफाइन करता है। तो लिख, तो यहाँ ये भी लिख दो, इट डिफाइंस फोर्स क्वालिटेटिवली। ध्यान देना बेटा, कैसा करता है? फोर्स को क्वालिटेटिवली ये डिफाइन करता है। आगे चलते हैं, रिलेटेड डालो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन फर्दर राइट दिस एज एफ इज इक्वल्स टू स्मॉल के डी पी बाई डी टी, ठीक। क्यों आगे, के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। के जो है क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक। अच्छा, तो एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरी बात लिखो, फॉर अ बॉडी ऑफ फिक्स्ड मास,
एम। ठीक। एफ इज इक्वल टू स्मॉल के डी बाई डी टी ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एम वी। तो क्या हो जाएगा, के एम, और ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो दिस इज इक्वल टू के एम ए। ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सो इफ एफ इज इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन, तो इस तरह से अगर आप दो रखोगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो एफ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा एफ बराबर एम। एक वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा देना, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। एक और फॉर्म, एक और चीज यहाँ पे जान लो बेटा, स्केलर फॉर्म में एक बी इज फिक्स्ड और एम अगर वेरिएबल, बी फिक्स्ड हो और एम क्या हो आपका वेरिएबल, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर करोगे में, और ए को बाहर कर लोगे, या फिर चलो ऐसे करो, यहाँ जो सॉरी ऐसे करो, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी बाई डी टी, ये होता है, माफ कीजिएगा। तो इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, और ये हो जाएगा बी, बी बाहर कर लें, सो यहाँ पर हो जाएगा डी एम बाई डी टी। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, आगे देखो, आगे टॉपिक क्या है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है ग्लोब का, समझते हैं इसको। तो समझिए क्या है, उसके लिए पहले बना लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये टाइम है और ये मोमेंटम, और यहाँ पर इसका ये कर्व। इस कर्व पे अगर मैं ये डालूंगा टेंजेंट ऐसे, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ए पॉइंट मैंने मान लिया। ठीक। तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज इक्वल टू टाइम। क्या मतलब है कहने का, कि मोमेंटम और टाइम कर्व, पी क्या है बेटा, व्हाट इज दिस पी, दिस पी इज मोमेंटम, और ये क्या है टाइम। तो मोमेंटम और टाइम कर्व का स्लोप क्या दे देंगे, आपको फोर दे देंगे, स्लोप ले लोगे इसका, तो ऐसे लिख सकते हो, तो स्लोप ऑफ पी टी कर्व इज इक्वल टू फोर्स। पी टी कर्व का स्लोप निकालोगे तो क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, यूनिट्स ऑफ फोर्स। अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके। सबसे पहले क्या होती है, एक न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, ये क्या हो गया, एमटीएफ लेंगे, या फिर इसको एसआई बोलते हैं। और एक्चुअली एसआई है, एमटीएफ ना बोले, एमटीएफ ना बोले, उसके बाद सीजीएस। तो सीएस में ले सकते हैं, एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चीज और जाननी चाहिए यहाँ पे, कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। और पूछो सर ये कैसे आया, बताते हैं देखो। अ, एक और पेन मान लेते हैं, एक और लेते हैं, वो वाला दूसरा वाला पेन लेते हैं, ये हो गया। चलो, अब देखो, इसमें कन्वर्जन करो, इसमें और इसमें। 1 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम बनाऊंगा तो कितना से गुणा करेंगे, 10 की पावर 3। और मीटर से सेंटीमीटर बनाओगे, 10 की पावर 2। तो कितना हो गया, 10 की पावर 5। यहाँ से हमने क्या किया, किलोग्राम से काम इसको बनाया, तो 10 की पावर 5 गुणा किया, सीधे 10 की पावर 5 यहाँ पर आ गया। ठीक, हो गया। एक और चीज जानना है यहाँ पे, नंबर 3,
ये आपका एनकेएस में है। उसका रिपोर्ट 1 किलोग्राम वेट बराबर 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.8 मीटर। क्या बोला 9 न्यूटन के बराबर ही। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन का लेंगे आप। बुलेट ऑफ मास this much moving with the speed of 90 meter per second enters a 16 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block? क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ठीक है, तुमको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? एफ बराबर एम ए वाला। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले ए निकालना होगा। ए की जो वैल्यू होती है वो है यू स्क्वायर बाई 2 एस। ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या है? 90। तो 90 × 90। एस की वैल्यू कितना है? 60, यानी कि × 10⁻² कर दो। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ बराबर एम निकाल। 06 वैल्यू कितनी आ गई? 405 मीटर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।